अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। दिस इज़ अब्दुल रहमान और आज हम ड्रग ऑफ एब्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ड्रग ऑफ एब्यूज़ वो ड्रग्स हैं जिनको हम रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रग्स का किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि लोग उसके हैबिचुअल हो चुके होते हैं या दुनिया की जो मसाइल हैं उससे राह फ़रार इख्तियार करने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं। सो आज हम देखेंगे इन ड्रग ऑफ एब्यूज़ को थोड़ा डिटेल में। ड्रग ऑफ एब्यूज़ अगेन हैबिचुअल यूज़ ऑफ ड्रग्स हैं। इसके अलावा नॉट नीडेड फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस, सॉलिडली टू अल्टर्स वंस मूड, यानी एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में बंदा रहना चाहता है जिसमें वो चाहता है कि किसी तरह की सोच समझ वाली बात ही ना हो, टेंशन फ्री हो, तो उस केस में वो इस तरह के ड्रग्स का सहारा लेते हैं। effect of state of consciousness or to affect a body function unnecessarily, जब आप नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, आप एक यूरोफेरिक कंडीशन में चले जाते हैं या कामनेस की कंडीशन में चले जाते हैं, जब आप बिल्कुल जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं या फिर आपकी बॉडी की फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है अननेसेसरली, आपसे कोई काम नहीं होता, पड़े रहते हैं, तो ऐसी ड्रग्स को हम ड्रग ऑफ एब्यूज़ की कैटेगरीज में डालते हैं। कंटिन्यूस यूज़ रिजल्ट इन फिजिकल एंड मेडिकल डिपेंडेंस, जब आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी उसके जो है ऐसे अडॉप्ट हो जाएगी कि उस ड्रग्स के बगैर आपका गुजारा नामुमकिन होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कोकेन, हीरोइंस और अल्कोहल की। ड्रग डिपेंडेंस क्या चीज़ है? इसमें हमारे पास फिजिकल डिपेंडेंस है, साइकोलॉजिकल है। फिजिकल डिपेंडेंस में एज इट्स नेम इंडिकेटिंग द बॉडी नीड ड्रग्स टू फील नॉर्मल एंड फंक्शन प्रॉपरली। आपकी बॉडी इतनी डिपेंडेंट हो चुकी होती है कि आपके सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन तभी करते हैं जब आप ड्रग्स उतने डोज में या उससे ज़्यादा डोज में लेते हैं। Body physiology altered and work satisfactorily if large doses of drugs available. नॉर्मली ये होता है कि आप की बॉडी जो है वो सेंसिटाइज डिसेंसिटाइज्ड होती जाती है। जो नॉर्मल एक ड्रग लेवल आप ले रहे होते हो, नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा उससे ज़्यादा लोगे तो आपको वो सुरूर मिलेगा, आपकी बॉडी फंक्शन सेटिस्फैक्टरली तभी करेगी जब आप थोड़ा सा लार्ज डोज लोगे। सो इस तरह करते करते जो है वो डोज भी बढ़ता जाता है और जो इनिशियली आप कम डोज लेते थे वो आपके लिए इनफ नहीं रहता आपकी बॉडी फंक्शंस के लिए। सो इस तरह आपकी बॉडी जो है वो फिजिकली डिपेंड हो जाती है। इसका पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी डिपेंड हो गई है ऑन सर्टन ड्रग्स? कि जब आप उसको विदड्रॉ करेंगे, द विदड्रॉल सिम्टम्स फॉर एग्जांपल पेन, प्रूफ ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस। जब आप इस ड्रग्स को छोड़ेंगे तो जाहिर है आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शंस इस ड्रग्स के बगैर नहीं कर पाएगी, तो आपकी बॉडी में पेन फील होगा। सो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आप ड्रग डिपेंडेंस फिजिकली जो है वो डिपेंडेंट हो चुके हैं। फिर आ जाती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में क्या होता है कि देयर इज अ कार्विंग फॉर रिपीटेड और कंपल्सिव यूज ऑफ ड्रग टू सेटिस्फाई इमोशंस और पर्सनैलिटी नीड्स। ये आपके इमोशन से जो है वो सारा ताल्लुक रखता है कि आप इमोशनली एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। वो ड्रग्स जो है आपको ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में रखती हैं, तो जब आप वो ड्रग्स नहीं लेते तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप बेजार फील करते हैं और आप इस खोज में लगे रहते हैं कि मुझे कहीं से वो ड्रग्स मिल जाए ताकि मैं अगेन उस एक स्टेट ऑफ माइंड में चला जाऊं। इफ डिसकंटिन्यू रिजल्ट इन एब्सेंस ऑफ प्लेजर बट नो फिजिकल पेन। इसकी इंडिकेशन भी यही है कि जब आप इसको छोड़ देंगे तो आपका जो एक सुरूर होता है आपके जिस्म में या आपका इमोशंस में, वो आपको नहीं मिल रहा होता। सो फिर आप उस ड्रग्स के पीछे फिर भागना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें आपको फिजिकल पेन नहीं होता जब आप इस ड्रग्स को छोड़ते हैं। फिर आ जाती हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स। दीज आर ड्रग्स दैट कुड अल्टर मेंटल फंक्शन बाय देयर एक्शन। ये आपके पूरे मेंटल फंक्शंस को जो है वो अल्टर कर लेती है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है या तो इसको डिप्रेस कर देगी या इसको जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट कर देगी, एक्टिव कर देगी। नॉर्मल से ज़्यादा आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और कुछ ऐसे है जैसे कि स्टिमुलेंट्स हैं, डिप्रेसेंट्स हैं,
नार्कोटिक्स है और हेलुसिनोजेंस हैं, जिसको हम आगे बारी बारी करके डिटेल से पढ़ेंगे। हिप्नोटिक्स क्या है? दीज आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप, जैसे कि बारबिचुरेट्स हैं, ये स्लीप इंड्यूस्ड करते हैं। नॉर्मली इसको थेराप्यूटिक के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए बारबिचुरेट्स यूज़ किया जाता है। लेकिन जब नॉर्मल पर्सन इसको लेना शुरू कर देता है और वो उसका आदी हो जाता है, तो वो हम उसको हिप्नोटिक्स की कैटेगरी में डालते हैं और वो ड्रग ऑफ अब्यूज़ में आ जाता है, जब वो थेराप्यूटिक के बजाय रिक्रिएशनल पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। Narcotics, these are drugs which relieve pain and produce sleep. तो नॉर्मली इसको भी थेराप्यूटिक में ज़ाहिर है सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद इसको यूज़ किया जाता है कम मिकदार में, ताकि पेन को रिलीफ किया जाए। तो इसमें ओपियम्स हैं, मॉर्फिन्स वगैरह हैं जो कि दिए जाते हैं। लेकिन अगेन जब नॉर्मल पर्सन इसको एज ए पीस ऑफ माइंड के लिए लेना शुरू कर देता है, सुरूर के लिए लेना शुरू कर देता है, तो ये ड्रग ऑफ एब्यूज़ में आ जाते हैं। सेडेटिव्स जो है, these are drugs which produce a calming effect on central nervous system. लोग अक्सर हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स में जो है वो फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए हो जाता है। हिप्नोटिक्स हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि स्लीप इंड्यूस करते हैं, जबकि सेडेटिव जो है वो आपके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कामिंग इफेक्ट डालता है, एक तरह से उसको डिप्रेस रखता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं स्टिमुलेंट्स। एज इट्स नेम इंडिकेटिंग, these are the drugs which produce wakefulness, alertness by acting on central nervous system, जैसे कि एम्फिटामीन है हमारे पास या मिथ एम्फिटामीन्स है। मार्केट या आम इस्लामी इसको आइस भी कहा जाता है। ये आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर लेता है, आपके बॉडी फंक्शंस बहुत एक्टिव रहते हैं, आपको नींद बिल्कुल नहीं आती और बहुत ज़्यादा टॉक्टेटिव हो जाते हैं, एजिटेशन हो जाते हैं। जो सेडेटिव्स है उसमें बंदा काम रहता है, उसको गुस्सा नहीं आता, बस उसको सिर्फ ये कि अपने सुरूर में जो है वो पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें बंदा बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है, एजिटेशन करता है, गुस्सा करता है, और इसका ओवरडोज भी उतना ही खतरनाक है। हेलुसिनोजन जो है, these are drugs which produce a bizarre effect on minds such as distortion of time, space, sound, color, जैसे कि हमारे पास इसके एग्जांपल है फेनसाइक्लिडीन। ये ऐसे कंपाउंड हैं जब आप उसको लेते हैं तो आपके माइंड को वो चेंज कर लेते हैं, आपको माइंड को वो तख़य्युलाती दुनिया में ले जाते हैं, जो आपको एक मंजरकशी करते हैं जो इस दुनिया से बिल्कुल ताल्लुक़ ही नहीं रखता। आप वक्त और जगह और कलर का तयन नहीं कर पा रहे होते, आपकी अपनी एक दुनिया बन जाती है। लिहाजा वो लोग फिर उसी सुरूर में रहते हैं। मोस्टली जो आपके होते हैं जो कहते हैं कि पता नहीं मैं दूसरी दुनिया में बात कर रहा हूँ या परियों से बात कर रहा हूँ, बेसिकली वो ऐसी ही कोई कंपाउंड पी लेते हैं, फिर उनको तख़य्युलाती दुनिया नज़र आना शुरू होती है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। स्ट्रीट ड्रग्स, these are drugs obtained not from pharmacist but surreptitious sources. It is usually adulterated drugs, मिलावट की होती है ऐसे ड्रग्स में, और ये जो है मोस्टली आपको पार्टीज वगैरह में जो है ये इस तरह के ड्रग्स को यूज़ किया जाता है जो कि स्ट्रीट ड्रग्स के नाम पे यूज़ होते हैं। आपको नॉर्मल फार्मासिस्ट की शॉप से ये ड्रग्स नहीं मिलेंगी, बल्कि लोकली इसको प्रिपेयर करके मुख्तलिफ जो है स्टिमुलेंट्स वगैरह के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स ऐड करके इसको मिलावट की जाती है और फिर इसको चोरी चुप के जो है बेचा जाता है, और ताकि जो है वो जो उनकी मतलूबा नताइज होते हैं ताकि वो हासिल हो सके उसमें से, तो ये भी उतने ही डेंजरस है। अब हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे स्टिमुलेंट्स की, स्टिमुलेंट्स के बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अलर्टनेस आ जाती है, इंक्रीज्ड एनर्जी, रेस्टलेसनेस, wakefulness, euphoria, reduced appetite, talkative, increased blood pressure, heart rate, and breathing. This is almost uh, that is almost एंटोनिम्स या उसके बिल्कुल उलट है जो हम आगे डिप्रेसेंट पढ़ेंगे, कि इसमें अलर्टनेस है, एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा टॉक्टेटिव होता है, एजिटेटेड होता है, हार्ट रेट जो है इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होता है, बंदे को नींद नहीं आती, और मसला ये होता है कि अगर इसका ओवरडोज हो जाता है तो हार्ट रेट इतना तेज़ हो जाता है कि हार्ट फेलियर की तरफ बात चली जाती है, ब्लड प्रेशर इतना रेज हो जाता है कि जो है वो कोलैप्स कर जाता है बंदा।
इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स में भी ये जो चीज़ है स्टिमुलेंट्स जैसे कि आइस वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इवन स्टडी की पर्पसेस के लिए कि नींद ना आए लेना शुरू करते हैं और बाद में आदी हो जाते हैं और ओवरडोज की वजह से इवन डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। इसके हम अगर टाइप्स देखते हैं तो इसमें हमारे पास स्टिमुलेंट्स में कोकेन्स हैं, कोकेन्स और एम्फेटामीन्स हैं, फिर हमारे पास निकोटीन भी इसी कैटेगरी में आ जाता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काइंड ऑफ एक्टिवेट करता है। तो कोकेन की अगर स्ट्रीट्स नेम्स जो है वो क्रैक है, स्नो, स्टार डस्ट, चार्ली, नोज कैंडी वगैरह। ये वो नेम्स हैं जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं या लेकिन हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेजेस में इसके और भी मुख्तलिफ नेम्स होते हैं। हर इलाके की ज़ुबान में इसके अपने लोकल नेम्स होते हैं। एम्फेटामीन्स में हमारे पास स्ट्रीट नेम्स में ब्लैक ब्यूटीज़ आ जाता है, कोपायलेट, क्रिस्टल मेथ, हार्ट वगैरह, ये सारे स्ट्रीट नेम्स स्टिमुलेंट्स के हैं। डिप्रेसेंट जो है, डिप्रेसेंट इज अ सब्सटेंस that reduce the normal body activity function or an instinctive desire such as appetite for food. It is also known as downers. ये आपके पूरे सिस्टम को जो आपके साइकोमोटर फंक्शंस होते हैं उसको स्लो डाउन कर देता है। जैसे आप फैक्ट्री रीसेट पे एक चीज़ को ले आते हो और उसकी जो नॉर्मल जो कम्युनिकेशंस है वो स्लो हो जाती है, उसकी बॉडी को एक सुरूर मिल रहा होता है, फूड जो है उसको ज़्यादा उसको डिज़ायर नहीं होती खुराक की। ये ऑलमोस्ट उलट है उसका जो हमने स्टिमुलेंट पढ़ा है। इट इज़ हाईली एडिक्टिव, बहुत ज़्यादा अगर आपने एक बार ले लिया तो आप बहुत जल्दी इसके एडिक्ट हो जाते हैं। सिडेटिंग है, अगेन आपके बॉडी के ऊपर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर आपके calming इफेक्ट डालता है, डेजीनेस शो करता है, एंग्जाइटी या हिप्नोसिस जो है आपके ऊपर नींद या गुनूदगी तारी करता है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो टाइप्स आ जाती है, इसमें अल्कोहल आ जाता है, बारबिचुरेट्स है, कैनाबिस है, ओपियोइड्स है। ये सारी जो है डिप्रेसेंट्स की एग्जांपल है। जब आप फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सारी केसेस आपके पास रिपोर्ट होंगे। क्रिमिनल केसेस में कि डांस पार्टीज वगैरह में लोगों को पकड़ा हुआ है जहां वो ओवरडोज हुए होते हैं और वो नुकसान करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज को या लोगों को, तो उसके ब्लड्स में या यूरिन में आपने ये कंपाउंड्स जो है वो देखने होते हैं। ठीक है, या किसी की डेथ हुई है ड्यू टू ओवरडोज या किसी को ओवरडोज किया गया है, तो उसके सिनारियो में आपको इनको डिटेक्ट करना जो है वो ज़रूरी होता है। सो इनके कुछ स्ट्रीट्स नेम इनके भी है, जैसे कि बारबिचुरेट्स का स्ट्रीट नेम है, बेंजोस है, डाउनर्स है, गूफ बॉल्स है। ओपियोइड्स के जो है देज आर डोप, पेन किलर्स और ऑक्सी वगैरह, ये इसके डिफरेंट स्ट्रीट नेम्स हैं। अगेन स्ट्रीट नेम्स जो है इट कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन, सो इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी कि आप उसको रिमेंबर रखें। हेलुसिनोजन जो है ये जो है आपके ब्लड विजन काज करता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इसमें भी होती है, इंक्रीज ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, सेम एज वी हैव सीन इन द स्टिमुलेंट्स। और इसके अलावा एंग्जाइटी और एजिटेशन काज करता है, बहुत ज़्यादा बंदे को गुस्सा आता है बात बात पे। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, फीलिंग नमनेस, आपके जो ऑर्गन्स है वो सेंसलेस फील होते हैं और बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है, यूफोरिक होता है। ठीक है, आपके एक सुरूर सा या फील होता है। लेकिन इसके जो टाइप्स हैं उसमें मैरिजोना है, पेनसाइक्लिडीन है, एलएसडी है जो कि एक कंपाउंड है जो कि डिफरेंट जो फंगस वगैरह है उससे हासिल किया जाता है, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड। सो ये केमिकल मेड फ्रॉम एर्गोट, इट इज़ अ फंगस दैट ग्रोज ऑन सर्टन ड्रग्स, और उसको फिर लोग यूज़ करते हैं एज ए हेलुसिनोजन। और ये बड़ा पोटेंट, एलएसडी जो है बड़ा पोटेंट सा हेलुसिनोजन है। ठीक है, और हेलुसिनोजन में मैरिजुना का जो स्ट्रीट नेम है उसमें वीड्स एंड पॉट, मैरी जैन, मैरी जैन, गंगा, हश, हर्ब वगैरह, ये सारे उसकी स्ट्रीट नेम्स हैं। पेनसाइक्लिडीन की जो है फेंसाइक्लिडीन के स्ट्रीट नेम्स में एंजल डस्ट, लव बोट, वैक, रॉकेट फ्यूल, पीस पेल्स वगैरह। और एलएसटी के जो है वो एसिड बैटरी, एसिड ब्लॉटर, बूमर्स वगैरह, ये सारे इसके स्ट्रीट नेम्स हैं। अब कुछ कॉमन साइंस ऑफ ड्रग ऑफ एब्यूज़ के जो है वो
अब सबको मालूम होंगे, लेकिन हम जस्ट गो थ्रू करते हैं कि वो कॉमन साइंस क्या है। जैसे कि ड्रग डिपेंडेंट मूड स्विंग, ड्रग है तो ठीक है, रिलैक्स है, और ड्रग नहीं है तो फिर वो एजिटेशन होगी उसमें। जैसे कि स्टिमुलेंट्स हैं या डिप्रेसेंट है, डिप्रेसेंट ड्रग्स में अगर ड्रग्स मौजूद है तो वो पुरसकून कहीं कोने में पड़ा होगा, स्ट्रीट्स में पड़ा होगा या रोड साइड पे पड़ा होगा। लेकिन जब नहीं होगी तो वो एजिटेटेड होगा, उसके लिए वो फिर जगह जगह जाएगा ताकि कहीं से वो ड्रग्स को अरेंज कर सके ताकि दोबारा उस कंडीशन में जा सके। तो फिर वो एजिटेटेड होगा जब उसको ड्रग्स नहीं मिलेगी। जबकि स्टिमुलेंट्स में उलट काम है, जब स्टिमुलेंट्स उसको मिल रहे होंगे तो वो ज़्यादा एजिटेटेड होता है। स्टिमुलेंट्स उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर लेता है, बंदा बहुत ज़्यादा टॉक्टेटिव होता है। उसमें भी अगर उसको नहीं मिल रहा होता तो बंदे की बॉडी में कि उसकी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर ना मिलने की सूरत में भी उसका मूड स्विंग होता है और वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फील करता है। सो कोई पता नहीं चलता इनकी मूड्स का। आ, फिर दूसरा ड्रग ऑफ एब्यूज़ में इसका ये है कि अल्टर वर्क एफिशिएंसी, कि उनका जो काम करने का जो तरीक़ाकार है नॉर्मल बंदे की निस्बत वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है और इतने अच्छे वर्कर नहीं रहते। ये अपनी दुनिया में रहते हैं तो लिहाजा काम पे कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। इंजेक्शन मार्क्स उनके बॉडी पे होंगे। जो ड्रग एडिक्ट होगा, आपके पास जब भी फोरेंसिक में केसेस आते हैं, कोई इस तरह डेड बॉडी मिलती है जो कि ड्रग एडिक्ट हो, तो आप देखेंगे कि उसके हाथ पे, आर्म्स वगैरह पे, मुख्तलिफ बॉडी जो जगहों पे जो है वो आपको इंजेक्शन मार्क्स मिलेंगे जो कि वो ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर इनकी एक हैबिट होती है स्टीलिंग आइटम्स टू सपोर्ट ड्रग हैबिट। जब तक उसको ड्रग्स मिल रही होती है तो वो इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। जिस दिन उसको ड्रग मिलना बंद हो जाती है, फिर ये क्या करते हैं कि फिर वो चोरी वगैरह करते हैं, डाके भी डाल लेते हैं ताकि वो अपने ड्रग्स नीड्स को पूरी कर सकें। पुअर फिजिकल हाइजीन, जैसे मैंने कहा कि अपनी दुनिया में मस्त है, खाने का उनको जहाँ से मिलता है खा लेते हैं, स्ट्रीट्स में पड़े हुए हैं, नाले में पड़े हुए हैं, कोई फिक्र नहीं पड़ी होती। वो बस अपनी एक इंटरनल जो उसकी एक सुरूर वाला माहौल होता है जो कि ड्रग्स लेने के बाद उनको मिल रहा होता है, वो उसको दुनिया से मावरा रखता है कि वो कहाँ पड़े हुए हैं। सो लिहाजा उनका जो हुलिया होता है, आप सबको मालूम होगा कि कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ड्रग ऑफ एब्यूज़ के स्क्रीनिंग आप कैसे करेंगे? सो नाउ दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली लैब टेक्नोलॉजिस्ट या जो फोरेंसिक साइंटिस्ट है, कि आपने उसकी स्क्रीनिंग कैसे करनी है। डिटेक्शन ऑफ वन और मोर इलीगल सब्सटेंस इन यूरिन, ब्लड, सलाइवा, स्वेट और ऑर्गन ऑफ डिसीज्ड। डिटेक्शन आपने करनी है स्क्रीनिंग में। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर नॉर्मल पर्सन है, मतलब पर्सन अलाइव है और उसको किसी एजिटेशन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से पुलिस ने पकड़ा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या स्टीलिंग करते हुए उसको पकड़ा गया है, तो वो देखना चाहेंगे कि ये कहीं ड्रग ऑफ एब्यूज़ जो है वो कौन सी यूज़ कर रहा है, कौन सी ड्रग ऑफ एब्यूज़ का ये आदी है। और उसको फिर आप देखते हो। उसमें फिर ये है कि आप बेशक क्वांटिटेटिव रिजल्ट ना दें, अगर आप सिर्फ ये बता दें कि इसमें बारबिचूरेट्स भी आ रहे हैं, इसमें अल्कोहल भी आ रहा है, इसमें फलां फलां आ रहे हैं, तो वो सिर्फ उसको गिल्टी फील करने के लिए या साबित करने के लिए इनफ होगा। लेकिन अगर बंदा मर गया है तो उसमें आपको फैटल डोज जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है कि फैटल डोज इसमें क्या उसने ओवरडोज हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों में अल्कोहल का इस्तेमाल लीगल है, या अगर किसी ने उसको इंजेक्शंस के थ्रू जो है ओवरडोज कर दिया है, तो उसमें आपको फिर फेटल डोज की तरफ जाना पड़ता है। टेस्टिंग डिटेक्ट सब्सटेंस नॉर्मली नॉट फाउंड इन द बॉडी। सो ये सब्सटेंस चूँकि नॉर्मली बॉडी में मौजूद नहीं होते, नॉर्मली हम ये मेडिसिन लेते भी नहीं हैं, तो इसमें नॉर्मली ये बॉडी में मौजूद नहीं होंगे। Chromatographic technique can be used for screening of multiple drugs for qualitative analysis. Usually devices available है जिसमें 6 से 8 ड्रग ऑफ एब्यूज़ जितने भी आपके हैं, जिसमें स्टिमुलेंट्स भी है, डिप्रेसेंट्स भी हैं, हेलुसिनोजन भी हैं, वो आपको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पे वो बता देता है क्वालिटेटिवली कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसमें अगेन सेम ही प्रोसीजर है कि कंट्रोल की लाइन है और एक टेस्ट की लाइन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर आप आइडेंटिफाई करते हो, और ये टेस्ट निस्बतन जल्दी होता है। मोस्टली इसके लिए यूरिन सैंपल प्रेफर किया जाता है।
कट ऑफ वैल्यू यूज फॉर क्वांटिटेटिव स्क्रीनिंग। लेकिन अगर क्वालिटेटिवली पॉजिटिव आ गया है और फिर आपको फर्दर क्वेश्चन किया जाता है कि इसकी क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हमें चाहिए, तो फिर आप कोई स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक से या कोई इम्यूनोक्यूमुलोमिनेसेंस टेक्निक की मदद से आप एडवांस टेक्निक यूज़ करते हुए या HPLC या LC-MS यूज़ करते हुए आप उसकी क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं, जिसकी एक सर्टेन कट ऑफ वैल्यू होती है। उस कट ऑफ वैल्यू से आप जब वो तजावज़ करता है तो फिर आप उसको कहते हो कि ये ओवरडोज हो चुका है या वो फैटल उसमें कैटेगरी में फॉल कर रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। सो पॉजिटिव क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट कंसीडर प्रिजम्पटिव। जब आप क्वालिटेटिव टेस्ट कर रहे हो और वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो उस वक्त आप ये टेस्ट जो है आपके पास ये प्रिजम्पटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है। यानी आपको क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग के बाद उसको क्वांटिटेटिवली कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ लाजमी जाना चाहिए। यानी क्रोमेटोग्राफिक से कर लिया है और आप अदालती केस है तो आप उसके बेस पे कोशिश करें कि फाइनल ना दें, आप उसको फर्दर कंफर्म करें विद द मोर स्पेसिफिक एंड मोर सेंसिटिव मेथड से आप उसको फर्दर कंफर्म करेंगे, जिनमें हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक है, या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, टेंडम मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। और ये ज़्यादा जो एडवांस टेक्निक्स हैं ये हम मेडिको लीगल केसेस के तौर में ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इनको यूज़ किया जाए, मतलब लाजमी यूज़ किया जाए, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उसमें पेशेंट का एविडेंस एक बार लॉस्ट हो जाए तो दोबारा आपको नहीं मिलता, और मर्डर केसेस होते हैं उसमें। तो वो सारी चीज़ों में फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिसिटी और अच्छी सेंसिटिविटी के इंस्ट्रूमेंट जो है वो चाहिए होते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में अब इसमें दो टेक्निक्स इन्वॉल्व है, लिहाजा इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों अच्छी होगी। गैस क्रोमेटोग्राफिक भी इन्वॉल्व है और मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक भी इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि रिटेंशन टाइम भी बताएगा और फिर उसकी मास की मास टू चार्ज रेशो की मुनासबत से उसके मास को बताएगा। तो आपको डबल उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव होता है। इसी तरह लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में डबल MS होता है। टेंडम मास मीन्स कि जब दो MS यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर के आप साथ अटैच करते हैं। पहले आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी लगा होता है जो रिटेंशन टाइम मालूम करता है, फिर एक मास स्पेक्ट्रोमीटर से गुजरता है जो उसकी फर्दर फ्रैक्शन करके इसकी मास टू चार्ज रेशो मालूम करता है, फिर उसी के साथ एक और मास स्पेक्ट्रम लगा होता है जो फर्दर उसकी फिर उसकी जो पार्टिकल्स होती है उसको मजीद डिग्रेड करके ब्रेक डाउन करके उसके मास टू चार्ज रेशो मालूम करता है। तो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में भी, बहुत ही कम क्वांटिटी में भी अगर कोई ये ड्रग ऑफ अब्यूज मौजूद है तो ये आपको डिटेक्ट करके दे देगा। तो कॉमनली जो हम ड्रग्स जो है वो जिनको स्क्रीन करते हैं, ड्रग ऑफ अब्यूज़ की बात हो रही है, तो उसमें हमारे पास जो क्लासेस हैं उसमें एम्फेटामीन्स है और उसमें हम मेथाम्फेटामीन और एम्फेटामीन्स देखते हैं जिसको हम आइस कहते हैं। बारबिचुरेट्स हैं जिसमें फिनोबार्बिटोल हम देखते हैं, सिकोबार्बिटोल, फिनोबार्बिटोल वगैरह हम देखते हैं। बेंजोडाइजेपिन है, इसमें जो डायजेपिन्स के जो फैमिलीज़ में जो बाकी जो इसके कंपाउंड्स जो है मौजूद है, क्लासेस हैं ड्रग्स के, जैसे डायज़ापाम है, लोराज़िपाम है, ऑक्साज़िपाम है, टेमाज़िपाम वगैरह, ये देखे जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स में मैराजोना जो है उसके एग्जांपल है। कोकेन्स जो है उसमें आपके पास कोकेन्स और इसके कुछ मेटाबोलाइट है। मेथाडोन है, ये आप मेथाडोन वगैरह या मेथाडोन के मेटाबोलाइट्स देखते हैं। ओपियोइड्स में आप कोडीन, मॉर्फिन वगैरह देखते हैं, हीरोइन, और फेनसाइक्लिडीन में आप PCP वगैरह जो है इसकी एग्जांपल्स है। सो ये आपकी मेन क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जिनको आप स्क्रीन करते हैं, और इसकी फर्दर फिर एग्जांपल्स ये हैं। जब आप इसको स्क्रीन करते हैं आपके पास जो डिवाइस है क्रोमेटोग्राफिक पे जिसमें आप 6 से 8 ड्रग्स देखते हैं जिसमें ये सारे मौजूद होते हैं, वो आपको एम्फिटामिन बताएगा, बारबिचुरेट्स बताएगा, बेंजोडाइजेपिन, कैनाबिनॉइड्स, कोकेन्स, मेथाडोन, ओपिएट्स, फेनसाइक्लिडीन्स, ठीक है। फिर इसकी में एम्फेटामीन में मेथाम्फेटामिन भी हो सकता है, एम्फेटामिन भी हो सकता है। अब ये दोनों स्टिमुलेंट्स हैं, लिहाजा एम्फेटामिन जब एक बार डिटेक्ट हो गया तो इसकी डिटेल में बेशक आप ना जाएं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप LC-MS वगैरह पे चले जाएंगे। बारबिचुरेट्स है तो इसकी एग्जांपल्स ये है, बेंजोडाइजेपिन है तो इसकी एग्जांपल ये है। सो ये क्लासेस जब आप एक बार स्क्रीन कर लेते हैं सो दैट इज़ इनफ कि वो आपको उसकी डिटेल बता सकते हैं कि इसके ड्रग ऑफ अब्यूज़ उसने किया है, ओवरडोज है या नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप
कल्प्रिट को पकड़ सकते हैं, या अगर डेड बॉडी है तो उसकी काज ऑफ डेथ मालूम कर सकते हैं। इस तरह से ये आज का आपका लेक्चर है। सो हियर इज़ द रेफरेंसेस। इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।